Class 10, Social Science, History, page 6. Third line from beginning. Though a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. Through the return to monarchy, कुछ दिनों में पहले तो उसने फ्रांस में अनेक सुधार किए और अपने राज्य में आने वाले दूसरे देशों में भी उसने वो सुधार लागू किए, लेकिन धीरे धीरे वो भी राजशाही की ओर लौट गया, डिक्टेटरशिप की ओर चला गया, उसकी प्रवृत्ति डिक्टेटरशिप की हो गई। तो थ्रू द रिटर्न टू मॉनर्की और अपने राजशाही की ओर लौटने को लेकर निसंदेह उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स, प्रशासनिक क्षेत्रों में, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and effective. लेकिन प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने अनेक ऐसे प्रभावशाली और यथार्थवादी व्यवस्थाएं लागू की, जिससे एक क्रांतिकारी कदम या क्रांतिकारी सिद्धांत कहा जा सकता है। उसने अनेक क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू किया, जिससे वास्तविक एवं सक्षम व्यवस्था वहाँ स्थित हुई फ्रांस में। The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with the privilege based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. सिविल कोड की स्थापना उसने 1804 में की, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्यवस्था में उसने जन्म से जो विशेषाधिकार मिले थे उनको समाप्त किया, समानता की स्थापना की, कानून और सुरक्षा, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा और कानून में समानता की उसने स्थापना की। लोगों को समान अधिकार मिले, सब पर समान कानून लागू हुआ, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी मिली, और जो लोग जन्म से ही अपने को महान या उनको जो विशेषाधिकार जन्म से मिले थे उन सबको उसने समाप्त कर दिया। इन दिस नेपोलियनिक कोड, he established Napoleonic Code in France and other European countries, in which there was the equality of law to all the persons, and the right to property was secured, was safe. This code was exported to the regions under French control.
और यह कोड और यह संहिता फ्रांस के अधिकार वाले अन्य राज्यों में भी लागू हुआ। इसका निर्यात किया गया उन राज्यों में भी यूरोप के जो फ्रांस के अधिकार में थे। दिस कोड वाज इम्प्लीमेंटेड इन अदर टेरिटरीज आल्सो विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। The Dutch Republic, in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial duties। डच गणतंत्र राज्य में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, नेपोलियन में जो प्रशासनिक विभाजन था उसको सरल बना दिया। उसने सामंती प्रथा का अंत कर दिया और किसानों को उनके भूत आश्रित्व और जागीरदारी प्रथा से मुक्त कर दिया। He finished the serfdom and the manorial dues, जो जागीरदारों को उन्हें देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था, उससे मुक्ति मिल गई। और जो भूदास थे, जो दास जमीन पर खेती बाड़ी का काम करते थे, उन्हें दास प्रथा से मुक्ति मिली। सामंती व्यवस्था का अंत हो गया और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया गया। In the territories which were under the control of Napoleon, as Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany, Napoleon made the administrative divisions simple and he finished the feudal system and freed the farmers from the slavery and the dues of the landlords. In the towns too, guild restrictions were removed और कारीगरों के संगठन पर जो प्रतिबंध थे कस्बों में वे समाप्त कर दिए। The workers, the artisans working in the towns, whatever the restrictions were upon them, that has been removed. The restrictions from the artisans working in the towns has been finished. Transport and the communication system were improved. संचार व्यवस्था और यातायात में सुधार किया गया। The communication was improved, the communication system was improved, there had been improvement in the transportation and communication. Peasants, artisans, workers and new businessmen, किसान, कामगार, कारीगर और नए व्यापारी enjoyed a new foreign freedom. उनको नई आज़ादी मिल गई। They were free to work now.
they were free in their business. Artisans were free to work. The workers were free to go anywhere and work anywhere. There were no slaves now. In this way, he, in his administration, freed all of them of their business. The businessmen were free for their business, and others, the artisans, peasants, and workers also were freed from any restriction. Businessmen and small scale producers of goods, छोटे पैमाने पर माल तैयार करने वाले और व्यापारी वर्ग, in particularly विशेष रूप से, began to realize that uniform laws, उन्होंने कानून की समानता को महसूस किया. स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, माप और तौल का मानक निर्धारित किया गया. एंड कॉमन नेशनल करेंसी would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. व्यापारियों को क्या सुविधा मिली? First of all, the businessmen and the small scale producers, they were free to produce their work, to produce their goods, and especially the businessmen, विशेष करके व्यापारियों ने नियमों की समानता और माप और तौल के स्तर का निर्धारण, व्यापारिक राष्ट्रीय मुद्रा, इन सबों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह का सामान ले जाने, उनका विनिमय करने और पूंजी के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने में अनेक प्रकार की सुविधाएं व्यापारियों को मिल गईं. अब मुद्रा के समान हो जाने, नाप तौल के समान हो जाने, आवागमन की सुविधाजनक व्यवस्था हो जाने, कानून सबके लिए समान हो जाने के कारण व्यापारियों को व्यापार में बड़ी सुविधा हुई. The businessman felt too much facility in the exchange of the goods and exchange of capital from one place to another, and there has been so many facilities due to the similarity of way and measures. However, in the area conquered, the reaction of the local populations to French rule were mixed. जो भी हो, जिन राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की थी, नेपोलियन ने जिन राज्यों को जीता और जो स्थानीय लोग थे, उन सबों की प्रतिक्रिया उसके प्रति मिली जुली थी. The regions
the territories which he owned and the people living in France, the local people of France. About Napoleon, their thinkings were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbinger of liberty. प्रारंभ में अनेक नगर जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स के नगरों में, मेंज, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का आज़ादी के मसीहा के रूप में स्वागत किया गया। इन लोगों ने, यहाँ के इन देशों और इन नगरों के निवासियों ने फ्रांसीसी सेना का ऐसे स्वागत किया मानो वे आज़ादी देने वाले कोई देवदूत हों। The French armies were welcomed by the people, by the citizens of these cities and territories as if they were the harbingers of, the messengers of liberty, freedom. But the initial enthusiasm soon turned to hostility. लेकिन जल्दी ही, कुछ समय बीतते ही, यह जो उन लोगों का उत्साह था उस सेना के प्रति, वह दुश्मनी में बदल गया। As it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom, क्योंकि जल्दी उनके समझ में आ गया कि ये जो व्यवस्था है वो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता साथ साथ नहीं दे रही है। व्यापारों में, कार्यों में लोगों को आज़ादी मिली, लेकिन उनको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि नेपोलियन का रुझान भी मानर्की की ही ओर था, राजशाही की ही ओर था। तो पहले तो लोगों ने सोचा कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, इसलिए सेना का इन देशों ने स्वागत किया। लेकिन कुछ दिन बीतते ही लोगों को यह आभास हो गया कि हमें इनसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। एंड देयरफॉर देयर आइडियाज were changed and now they became hostile. Their behavior was enemic after some time. Though in very beginning they have welcomed them, they thought that they will provide them freedom, political freedom also, but it was not so. And when it was clear, they became the enemy. Their behavior was anemic now. Indeed, increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer, arrest Europe, all
seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. टैक्स बढ़ गए, सेंसरशिप लागू हो गया, सेना में जबरदस्ती भर्ती की जाने लगी, क्योंकि नेपोलियन को और देशों पर विजय प्राप्त करना थी, इसलिए सेना बढ़ानी थी, और इसलिए उन्होंने जबरदस्ती लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इन सबों ने जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे, इनसे अधिक असंतोष पैदा कर दिया। प्रशासनिक सुविधाओं से जो उन्हें लाभ मिला, लेकिन टैक्सेशन के बढ़ने के कारण, सेंसरशिप लागू होने के कारण, सेना में जबरदस्ती भर्ती हो जाने के कारण, अन्य प्रदेशों पर विजय की उसकी लालसा के कारण, ये सारे प्रशासनिक सुधार हल्के पड़ गए। These administrative improvements were not so pleasing to them as much as they were disturbing and displeasing them, because the taxation has been increased. There was censorship. No one was free to express his idea, nor to write, nor to speak. And there was military recruitment, forceful recruitment to conquer the other regions, the other parts of the Europe. And due to all these things, the citizens of the cities and nations were hostile towards Napoleon. That's all.